वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है 2021 की वो कंप्लीट कर रहे हैं और उसी में आज हमारी क्लास 19 है, जिसमें हम फिर से कंटेंट के 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 11 जनवरी 2022 को पूछे गए थे। जिसने भी अभी तक स्टार्टिंग से ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप ये सीरीज़ देखनी शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमने 16 दिसंबर से ये पेपर जो है सॉल्व करने शुरू किए थे 2021 के, और आज है हमारा 11 जनवरी का पेपर सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कंटेंट का एग्जाम में बना। एक ऑब्जेक्ट है एक्स, वो लिक्विड पी और लिक्विड क्यू में क्या करता है, वो डूब जाता है, सिंक कर जाता है, लेकिन फ्लोट करता है लिक्विड आर में। तो मैं ये कहूँगी ये जो एक्स है ना, वो पी और क्यू में क्या होता है, डूब जाता है, सिंक कर जाता है, लेकिन ये जो एक्स है वो आर में तैरता रहता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्क्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, इन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकल सकता है, ये हमको बताना है। देखिए यहाँ इन दोनों केस में, पी और क्यू के केस में एक्स डूब गया। एक्स कैसे डूब जाएगा, जब एक्स की डेंसिटी जो है वो पी और क्यू से ज़्यादा होगी। अगर पी और क्यू की डेंसिटी 1 है तो डेफिनेटली एक्स की डेंसिटी जो है वो 1 से ज़्यादा है। उसका जो घनत्व है, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है मास अपॉन वॉल्यूम पर, द्रव्यमान अपॉन क्षेत्रफल पर। तो द्रव्यमान, जो एक्स का द्रव्यमान है वो डेफिनेटली पी और क्यू के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा, तभी जो एक्स क्या है वो पी और क्यू में डूब गया। इट मीन्स एक्स की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इस केस में एक्स नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर है, इसका घनत्व, इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। अगर इसकी भी डेंसिटी अगर मैं सपोज 2 मान लेती हूँ तो यहाँ पर जो है वो एक्स पक्का 1 रहा होगा या उससे कम रहा होगा, 2 से कम। तभी वो क्या हो रहा है, आर वाला जो लिक्विड है उसमें जो एक्स है वो फ्लोट कर रहा है, वो आपका तैर रहा है। तो अब हम इनसे क्या कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए पहला लिखा है डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पी। बिल्कुल, ये जो डेंसिटी ऑफ एक्स है वो पी से ज़्यादा है, तभी तो क्या हुआ, वो पी में डूब गया। तो ये बात तो सही है। डेंसिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन डेंसिटी ऑफ आर। बिल्कुल, आर में हमने ये देखा था कि वो उसमें तैर रहा था। तैर क्यों रहा था, क्योंकि आर की डेंसिटी ज़्यादा है और एक्स की डेंसिटी कम है। यही बात यहाँ पर लिखी है कि एक्स का जो घनत्व है वो आर के घनत्व से निम्न है। तो ये दोनों पॉइंट तो सही हैं। डेंसिटी ऑफ पी इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आर, ये बिल्कुल गलत है। देखिए पी क्यू और आर थे 3 लिक्विड, तो पी क्यू में तो एक्स क्या हो रहा था, डूब रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्स क्या कर रहा था, वो तैर रहा था। तो ये पी और आर की डेंसिटी सेम नहीं होगी। अगर सेम डेंसिटी होती पी और आर की, पी और आर का सेम घनत्व होता, तो एक्स जो है वो आर में भी डूब जाता। तो यहाँ पर ये जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है। ये हम ऑब्जर्वेशन से इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। जब सी गलत हो जाएगा तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। ये तीनों ऑप्शन हो गए बाहर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाना है। बाकी डी ऑप्शन, डेंसिटी ऑफ पी जो है वो कम है देन डेंसिटी ऑफ आर। बिल्कुल, पी की डेंसिटी कम है, आर की डेंसिटी ज़्यादा है, तभी तो एक्स उसमें नहीं डूब पा रहा। ठीक है, लेकिन पी की डेंसिटी डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगी, आर से कम हो जाएगी। ये बात भी सही है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया कि जो ए बी डी ऑब्जर्वेशन है, ये जो प्रेक्षण है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, इसको सेकंड कर लेंगे। विच फैट सॉल्युबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन। अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील विटामिन आवश्यक है। अब आपको पता होना चाहिए फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ए डी ई के, और बी और सी जो होते हैं विटामिन वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब फैट सॉल्युबल की बात हो रही है तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी तो ऑप्शन हट जाएंगे। अब या तो आपका आंसर ऑप्शन ए है या आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए विटामिन के, अगर आपका ब्लीडिंग जो है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, रक्त रुक नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर विटामिन के की कमी हो सकती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो गुड होगा स्किन के लिए वो आपका डेफिनेटली विटामिन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह की अप्रोच से ही आपको क्वेश्चन करने होंगे। याद रखेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं आपके।
चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इन सब के साइंटिफिक नेम। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन सी का, जैसे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कौन सा विटामिन एसिड होता है, तो वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, वो विटामिन डी होता है। तो पूरे यहाँ पर विटामिन ए सी बी के इन सब के साइंटिफिक नेम आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, आफ्टर रेन impurities and suspended particles settle down, which of the flowing process is responsible for this। वर्षा के उपरांत जो अशुद्धियाँ और निलंबित कण होते हैं जो पानी में सस्पेंड रहते हैं, कहीं पर भी बीच में सस्पेंडेड रहते हैं, लटके रहते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं वर्षा के दौरान। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रक्रम जो है वो उत्तरदायी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सेडिमेंटेशन ही हो रहा है, अवसादन ही हो रहा है। सेडिमेंटेशन ये क्या होता है, जब कोई भी वस्तु में, लिक्विड में, कोई भी इमेजरेबल लिक्विड जो घुल नहीं सकता उसमें अगर वो डाला जाता है और वो जाके नीचे सेटल हो जाता है, तो वही प्रोसेस आपका कहलाता है क्या, सेडिमेंटेशन, अवसादन। यहाँ पर यही तो हुआ, रेन के बाद पानी में क्या हुआ, ये जो इम्प्योरिटीज थी और सस्पेंडेड पार्टिकल थे वो नीचे जाके बैठ गए, तो ये आपका सेडिमेंटेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, अवसादन जो है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी कंडेंसेशन क्या होता है, आपने देखा होगा रेन में हम पढ़ते हैं, पहले पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद वो फिर से लिक्विड स्टेट में आता है। गैस से फिर से पानी किस स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है। गैस से द्रव में आ जाता है, तो वो आपका कंडेंसेशन होता है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अवसादन क्या होता है, डिस्टिलेशन भी आपका एक सेपरेशन का मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को, या मतलब जो अलग टेम्परेचर पर बॉईल कर कर क्या करते हैं, इसमें पूरा प्रोसेस चलता है। पहले इसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, लिक्विड से गैस बनेगा इसमें भी, फिर क्या होगा, उस गैस से फिर से आपको एक लिक्विड मिल जाएगा। तो इसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इसमें आपका इवेपोरेशन भी होगा, बाद में कंडेंसेशन भी होगा, अलग अलग टेम्परेचर पर बॉइलिंग करके, तो वो आपका डिस्टिलेशन हो जाएगा। बाकी आप ये पर्टिकुलर जो सेपरेशन ऑफ मेथड है, इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आपके सारे मेथड जो हैं वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये हमको बताना है। केमिकल चेंज आर यूजली इरिवर्सिबल, देखिए एक जब हम सेट कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन था केमिकल चेंज आर ऑलवेज, जब ऑलवेज आ जाएगा तो वो गलत है, हमेशा इरिवर्सिबल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बदले नहीं जा सकते, जैसे दूध से दही, तो क्या हम दही से फिर दूध बना सकते हैं, नहीं, वो इरिवर्सिबल है, तो वो केमिकल चेंज है। लेकिन 100% हर बार हम ये नहीं कह सकते कि वो इरिवर्सिबल है, हम यही बोलेंगे केमिकल चेंज आर यूजुअली इरिवर्सिबल, ठीक है, यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं, ऑलवेज इरिवर्सिबल नहीं होते। तो ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है। इन फिजिकल चेंज, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट, भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। हमेशा जरूरी थोड़ी स्टेट चेंज होगी, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। देखिए जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ से फिर पानी मिल गया, वो फिजिकल चेंज ही है। लिक्विड से फिर क्या हुआ, बर्फ़ मतलब सॉलिड स्टेट में थी, फिर उससे लिक्विड मिल गया, या पानी से बर्फ़ जम गई, वो भी आपका फिजिकल चेंज ही है। उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस पानी क्या हो गया, एक स्टेट चेंज कर कर आपका जो है वो सॉलिड स्टेट में आ गया है, तो वो स्टेट ऑफ चेंज है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, जैसे पेपर की कटिंग करना, तो पेपर की कटिंग करने से कोई पेपर की स्टेट थोड़ी चेंज हो रही है वहाँ पर, तो उसकी शेप चेंज हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसकी स्टेट ही चेंज होगी, कभी उसका शेप भी चेंज हो सकती है, कभी उसकी साइज़ भी चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, तो वो फिजिकल चेंज में आते हैं। पर हर बार हम ये नहीं कह सकते कि हर बार उसमें वो जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर गलत है। तो मतलब ए जो है वो ट्रू है और वी जो है वो हमारा यहाँ पर फॉल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर डू नॉट हेल्प हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं, जो जल में रहते हैं, टू स्टे अफ्लोट इन वाटर, निम्न में से कौन सा लक्षण जल वनस्पति को जल में तैरने में मदद नहीं करते। क्या पूछ रहा है, नहीं करते, मदद नहीं करते। देखिए लीव्स है वैक्सी कोटिंग, बिल्कुल इनकी पत्तियों पर मोम की परत होती है, और ये जो मोम की परत होती है इनके ऊपर पानी को रुकने नहीं देती, जिससे क्या होता है ये आसानी से क्या होता है पानी में तैरते रहते हैं। और ये इनकी पत्तियों को, जो इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, ये इनकी मोम की जो परत होती है इनकी पत्तियों पर, ये इनके ऊपर पानी रुकने नहीं देती, जिससे क्या होता है पत्तियाँ भी खराब नहीं होती। तो जो आपके हाइड्रोफाइट्स होते हैं और इवन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें भी वैक्सी कोटिंग जो है वो पाई जाती है।
है ताकि जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो वहाँ पर कम हो जाए। तो याद रखेंगे वैक्सी कोटिंग होती है जो बिल्कुल मदद करती है उनको तैरने में। तो बी पॉइंट तो यहाँ पर आएगा, जब बी आएगा तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से जाएगा। फिर देखते हैं लार्ज सर्कुलर डिस्क शेप लीव। देखिए लार्ज सर्कुलर डिस्क शेप नहीं होती, यहाँ पर लार्ज लीव्स होती हैं फ्लैट फ्लैट लार्ज लीव्स होती हैं ताकि वो आसानी से क्या कर सकें, पानी में तैर सकें। तो सी ऑप्शन तो यहाँ से ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो सी तो पक्का आंसर में आना है। मतलब यहाँ पर वो पूछ रहा है सॉरी कि जो यहाँ पर फीचर मदद नहीं करते, तो सी तो मदद नहीं करेगा, बी मदद करेगा। तो हमें जो मदद नहीं करते वो बताने हैं, सॉरी। तो मदद नहीं करते में सी पक्का आंसर में होगा। तो या ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब या तो ये आंसर है या आपका ये आंसर है। फिंगर लाइक एंड रिबन लाइक लीव्स एंड स्टेम, बिल्कुल इनकी फिंगर लाइक जो होती हैं वो आपको स्टेम या जो पत्तियां होती हैं वो देखने को मिलेंगी और वो इनको तैरने में मदद करती हैं। तो ये डी तो मदद करने के लिए है। इट मीन्स ए और सी जो है वो ही यहाँ पर ऐसे फीचर्स होंगे जो पानी में तैरने में मदद नहीं करेंगे। पानी में तैरने में मदद करती हैं पत्ती जो बिल्कुल लंबी फ्लैट होती हैं, सर्कुलर लीव्स मदद नहीं करती। तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। द स्टॉक एंड स्टेम हैव क्या होता है, लार्ज टनल। जैसे आपने देखा होगा जो इनके स्टेम होते हैं बीच में क्या होती है, पूरी टनल बनी हुई होती है। आप कभी किसी स्टेम को तोड़ेंगे बीच में से तो उसमें पूरी आपको एक पूरी गोल सी टनल दिखाई दे जाएगी। तो वो टनल भी क्या होती है, इनको फ्लोट करने में मदद नहीं करती। तो ये भी इनका फीचर नहीं होगा। तो ए और सी ही जो है वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मैग्नेट से भी हर सेट में क्वेश्चन बना। ठीक है, पर्टिकुलर मैग्नेट वाली वीडियो देखनी है तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो मैग्नेट वाले चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। बाकी आपको क्या करना है, 32 क्लास की थ्योरी देखनी है। जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं 32 क्लास की वीडियो सीरीज़ ज़रूर देखें। आई बटन में प्लेलिस्ट का एक लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। तो वो 32 क्लासेस ज़रूर देखनी है थ्योरी की, जो आपको 100% हेल्प करने वाली हैं जब आपका सीटेट 2022 का साइंस का पेपर होगा। तो विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट होती है, छड़ चुंबक होती है, उसको भंडारण करने के लिए कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए। यहाँ पर बार मैग्नेट क्या होगी, इस तरह वाली जो मैग्नेट होती है, या इस तरह बोल सकते हैं ये आपकी बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट शुड बी बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर सच दैट लाइक पोल्स आर ऑन द सेम साइड। नहीं, लाइक पोल क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल अगर हमने मैग्नेट के बार मैग्नेट के एक तरफ रख दिए तो उससे तो वो रिपेल करेंगे, जिससे वो अपनी मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो खो देंगे। लाइक पोल एक तरफ नहीं रखते हम, हमेशा अलाइक पोल जो नॉर्थ साउथ है वो एक तरफ रखते हैं। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर हो गया ये गलत, ये प्रिकॉशन हम नहीं लेंगे। अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट शुड बी सेपरेटेड बाय वुडन पीस, बिल्कुल ये बात सही है, ये प्रिकॉशन हम लेंगे। जो पेयर ऑफ बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट ये और एक बार मैग्नेट ये, इनके बीच में हम क्या करेंगे, एक वुडन जो पीस है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। डेफिनेटली वो क्या करेगा, इनको इनकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को खोने नहीं देगा। तो ये वाला प्रिकॉशन हम 100% लेंगे। तो सेकंड यहाँ पर जो है वो आपका आंसर होगा। छड़ चुंबक के एक युग्म को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना चाहिए। युग्म एक पेयर की बात कर रहा है, एक ये और एक ये, इन दोनों को किससे अलग करना चाहिए, लकड़ी से अलग करना चाहिए। ये बात हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। द एंड ऑफ बार मैग्नेट शुड बी कनेक्टेड बाय सॉफ्ट आयरन पीसीज। देखिए छड़ चुंबक के सिरे मुलायम लोहे के टुकड़ों से जोड़ने चाहिए। देखिए एंड जोड़ने नहीं चाहिए, उनके जो बार एंड ऑफ बार मैग्नेट हैं उनके अक्रॉस में लगाना चाहिए हमें। जैसे देखिए इस तरह से ये पेयर ऑफ, अभी देखिए यहाँ पर एक ये बार मैग्नेट थे, एक ये बार मैग्नेट थी, बीच में मैंने वुडन क्या करा, वुडन आपका पीस लगा दिया। तो इनके जो अक्रॉस है यहाँ पर, इन दोनों अक्रॉस द बार मैग्नेट पर हम क्या लगा सकते हैं, सॉफ्ट आयरन, जो सॉफ्ट आयरन पीसीज हैं वो हम इनके अक्रॉस लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, अक्रॉस लगाएंगे। और इन सॉफ्ट पीसीज को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कीपर बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जो सॉफ्ट पीसीज यूज़ होते हैं बार मैग्नेट में उनको हम क्या बोलते हैं, जो प्रिकॉशन के तौर पर बार मैग्नेट को प्रोटेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके मैग्नेटिक कीपर होते हैं। तो ये एंड ये कनेक्ट नहीं होने चाहिए, बस क्या होते हैं, अक्रॉस द जो बार मैग्नेट है वहाँ पर इनको हम लगाते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ से हटेगा। ये शुड बी स्टोर्ड इन वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वुडन पीस उनके बीच में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यही प्रिकॉशन हम यहाँ पर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो एग्जाम में बना, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। देखिए
जो 10 जनवरी का पेपर इससे पहला हमने देखा वो बहुत टफ था, जब हम 11 जनवरी का पेपर देख रहे हैं तो ये इतना टफ नहीं है। तो ये भी आपकी किस्मत होगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो कुछ खास हुआ नहीं कि आपके सेट में किस तरह का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। एक्स इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सभी को पता होगा, लीवर जो होती है, यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये सीक्रेट करती है वाई का स्त्राव करती है, मतलब बाइल जूस का जो है वो स्त्राव करती है, जिसे हम पित्तरस बोलते हैं। विच इज़ स्टोर्ड इन जेड, वो जो पित्तरस है वो कहाँ जाकर स्टोर होता है, वो आपका गैल ब्लैडर में, पिताशय में जाकर स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात हो रही थी लीवर की, बाइल जूस जो है वो अपने अंदर से सीक्रेट करता है और वो जाकर थोड़े समय के लिए स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, और फिर जाकर वो आपके फैट होता है उसके पूरे डाइजेशन में मदद करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर किसी व्यक्ति का गैल ब्लैडर निकल गया है तो उसको फैटी एसिड वाले जो सब्सटेंस है वो नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बाइल जूस है ये आपके फैट के डाइजेशन में मदद करता है बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 3 वहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मैच द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, निम्न जीवों को उनकी पोषक की पद्धति से मिलान करना है। जिन्होंने 2011 से 19 के प्रीवियस ईयर देखे थे तो वो क्वेश्चन का आंसर एकदम फट से कर दिया होगा उन्होंने। देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक दिया है पैरासाइट, और इसके बारे में बार बार पढ़ाया था कि जो परजीवी होता है वो अमर बैल है। परजीवी कौन होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर आपके सिर में लाइस हो गई, जू हो गई, तो वो क्या होती है, वो आपका खून जो है वो लेती है, वो एक, और उसके लिए मैं क्या हूँ या कोई भी व्यक्ति उसके लिए क्या होगा, होस्ट होगा, तो वो होस्ट पर डिपेंडेंट है। तो जो होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं वो पैरासाइट होती है। आपने बहुत से पेड़ों पर देखा होगा बेल लटक जाती हैं, तो वो बेल जो है पेड़ों पर क्यों लटक जाती हैं? क्योंकि वो पेड़ों से जो उनके पोषक है, न्यूट्रिशन है, वो लेती हैं। तो वही आपके पैरासाइट हैं जो होस्ट पर डिपेंडेंट है। तो उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया होता है अमर बैल, कॉस्कुटा। तो सी का 4 होगा। सी का 4 ना तो इस ऑप्शन में है ना इस ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ आप इसी से पहुँच जाएंगे। पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है? कॉस्कुटा। जिन स्टूडेंट को 2011 से 2019 के प्रीवियस ईयर देखने हैं एक ही वीडियो में, आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो 2011 से 19 के प्रीवियस ईयर भी आप ज़रूर देख लीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो यहाँ पर एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं। तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा। होलोजोइक क्या होता है? आपका प्राणी संभोजी। देखिए यहाँ पर होलोजोइक जो है वो आपका अमीबा और पैरामीशियम होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम आपकी किस कैटेगरी में आते हैं? ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। एक एक पॉइंट याद रखना है, अमीबा और पैरामीशियम किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं, और ये होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक मतलब जो अपने फूड को पूरा गल्प करते हैं अच्छे से। पहले इंजेशन करेंगे, क्या करेंगे? पहले आपका इंजेशन करेंगे, फिर आपका डाइजेशन करेंगे जैसे हम ह्यूमन करते हैं, फिर डाइजेशन करेंगे, फिर आपका एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर बाद में उसका एसिमिलेशन करेंगे पूरी बॉडी में, और उसके बाद इजेशन कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे वेस्ट को बाहर। तो जिनमें ये पूरा प्रोसेस होता है, इजेशन, डाइजेशन, आपका एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, और एसिमिलेशन, और बाद में आपका इजेशन, तो वो आपके क्या होते हैं? होलोजोइक होते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं। तो यहाँ पर अमीबा और पैरामीशियम आ जाएंगे, तो बी का आपका सेकंड हो जाएगा। पैरासाइट भी हो गया। सैप्रोफाइट जो मृतजीवी, जो मृत को खाती हैं, जैसे कोई डेड डिके प्लांट और एनिमल होते हैं उनको जो खाते हैं वो आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो उसमें आपका मशरूम जो है वो उदाहरण होता है। तो डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9, इन अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी। तो ये आपके क्या है? रिएक्टेंट हैं, और ये आपका एक प्रोडक्ट है जो यहाँ से निकल कर आया। व्हाट कैन यू से श्योरली अबाउट नेचर ऑफ ए, बी और सी? रासायनिक अभिक्रिया होती है ABC की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? देखिए सी तो 100% आपका कंपाउंड ही होगा। सी जो होगा वो एक यौगिक होगा। यौगिक क्या होते हैं? जो दो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। अब ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट रहे हों या कंपाउंड जो भी रहे हों, उनसे मिलकर पक्का कंपाउंड ही आएगा, जहाँ पर आपको एक या दो एलिमेंट देखने को मिलेंगे, दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। तो सी तो 100% आपका कंपाउंड ही है, आपका यौगिक है। तो सी यौगिक इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में, मतलब बी और सी, मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो यहाँ से हो गए क्या? बाहर। अब ए और बी क्या हो सकते हैं? देखिए ए आप और बी आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। आप कैसे? देखिए अगर मैं कार्बन को
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो मुझे मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है जिसमें, और एलिमेंट क्या होते हैं जो एक ही एटम से बने हुए होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन में कार्बन के ही एटम हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही एटम हैं। तो वो आपके एलिमेंट होते हैं जो सिंगल एटम से, मतलब सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, और ये दोनों एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, जो जिसमें दो अदर एलिमेंट हैं, जैसे कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो समझ में आया एलिमेंट और कंपाउंड। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर एक और हो सकती है, ये तो कंपाउंड मिलेगा ही मिलेगा, सी तो पक्का कंपाउंड है। ए और बी दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर ये कंपाउंड भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे सल्फर है, सल्फर में मैंने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिला, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिला। अब सेम इस सल्फर डाइऑक्साइड की अगर रिएक्शन मैंने आपकी पानी से करा दी, H2O से करा दी, हम NCERT में पढ़ते हैं ना इसके बारे में, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर मेरा कंपाउंड है, H2O भी मेरा कंपाउंड है। दो कंपाउंड के मिलने से भी एक अगला कंपाउंड मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और आपका पानी की रिएक्शन, H2O की रिएक्शन कराने से हमें क्या मिलता है, सल्फ्यूरस एसिड मिलता है, H2SO3, जिसके बारे में हम NCERT में पढ़ते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। तो देख रहे हो यहाँ पर दो कंपाउंड से मिलके भी कंपाउंड मिल सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो ए और बी हैं ये एलिमेंट भी हो सकते हैं और ये कंपाउंड भी हो सकते हैं। मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सूटेबल होगा। ए और बी तत्व या यौगिक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। सी तो पक्का आपका कंपाउंड ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द फैक्टर ऑन विच द शेडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो निर्भर नहीं करता, तो वो क्या होता है, वो आपका कलर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु का रंग होता है। क्योंकि कैसा भी वस्तु का रंग हो, शेडो जो प्रतिबिंब है, जो छाया है, वो हमेशा काली ही बनती है। तो शेडो कभी भी कलर पर डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो एग्जाम में बना। ABCD क्या है, यहाँ पर एक इंडिकेटर है, सूचक है। विच गिवन द फ्लोइंग चेंजेस इन एसिड एंड बेस, आइडेंटिफाई दैम। इन सूचकों को जब अम्ल और क्षारकों में डाला जाता है तो बताइए निम्न में से क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। और हमको कुछ इस तरह से क्या थे, ऑप्शन जो है वो एग्जाम में दे रखे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो इंडिकेटर है ना वो एसिड के साथ में नो चेंज करता है, और जबकि जो बेस हैं, जो क्षारक है, उनके साथ रेडिश ब्राउन देता है, भूरा लाल रंग देता है। देखिए यहाँ पर सीधा भूरे लाल से आपके दिमाग में जाना चाहिए टर्मरिक। देखिए जो टर्मरिक होता है ना वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता, मतलब वहाँ पर वो येलो ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसे बेस के साथ, क्षारक मतलब साबुन के साथ रिएक्ट कराएंगे, आपने देखा होगा, तो जो शर्ट पर अगर हल्दी का रंग लगा हुआ है तो वो क्या होता है, लाल रंग में, भूरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ए इंडिकेटर है वो यहाँ पर टर्मरिक की बात कर रहा है। तो टर्मरिक की जब बात कर रहा है तो ये ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन बाहर। अब इन दोनों में से ही कोई आपका आंसर है, या तो बी चाइना रोज होगा या फिनोफ्थलीन होगा। चलिए चेक करते हैं बी यहाँ पर क्या हो सकता है। हमको पता है जो फिनोफ्थलीन होता है वो एसिड के साथ रंगहीन रहता है, जबकि बेस के साथ, क्षारक के साथ वो पिंक रंग देता है। ये बात हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखी है, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से दी है कि जो फिनोफ्थलीन होता है वो एसिड के साथ कलरलेस रहता है, और आपका बेस जो क्षारक है उसके साथ वो गुलाबी रंग देता है। और जब इस तरह का ऑप्शन मिल गया तो हमारा ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए हमारा टर्मरिक है, बी हमारा फिनोफ्थलीन है, और सी हमारा यहाँ पर रेड लिटमस ही होगा, क्योंकि एसिड में रेड लिटमस जो है रेड रेड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बेस के साथ क्या हो जाएगा, लाल को क्या कर देगा, वो यहाँ पर नीला हो जाएगा। सॉरी, लिटमस पेपर जो है, रेड लिटमस पेपर एसिड में रेड रहता है और बेस में आपका नीला हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इंडिकेटर डी की, डार्क पिंक और ग्रीन कलर, तो ये हमारा चाइना रोज़ की बात कर रहा है। जो गुड़हल का पौधा होता है, सफ़ेद कलर का एक गुड़हल आता है जिसे हम चाइना रोज़ बोलते हैं। जब आप उसको एसिड में डालेंगे, मतलब लेमन वगैरह में डालेंगे, तो आपको डार्क पिंक कलर जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो चाइना रोज़ होता है, अगर उसको बेस के साथ, क्षारक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पर ग्रीन कलर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर ये 4 इंडिकेटर थे, टर्मरिक, फिनोफ्थलीन, रेड लिटमस और चाइना रोज़। ये आपको अच्छे से याद रखने होंगे, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बन सकता है कि चाइना रोज़ एसिड के साथ क्या रिएक्शन देता है, तो एसिड के साथ डार्क पिंक और बेस के साथ वहाँ पर ग्रीन कलर देखने को मिलता है। फिनोफ्थलीन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
एसिड के साथ फिनोफ्थलीन कोई कलर नहीं देता और बेस के साथ क्षारक के साथ वो पिंक कलर देता है। टर्मरिक भी याद रखेंगे, एसिड के साथ नो कलर और बेस के क्षारक के साथ वो रेडिश भूरा लाल रंग जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। फिर से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया। 4 ऑब्जर्वेशन आर नोटेड रिगार्डिंग 4 मेटल PQRS विच यहाँ पर हमको बताना है कौन सा द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हमको दी हैं। ये जो Q है वो डिस्प्लेस कर देता है P और S को फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब P और S अगर किसी सॉल्यूशन में पड़े हैं तो Q उनको डिस्प्लेस कर देगा। मतलब Q जो है वो P से भी बड़ा है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो Q जो है वो S से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तभी तो वो क्या करेगा डिटेल में, वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिटेल में हमने पहले भी हर पहली क्लास से ही समझाया है, तो अब तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमें यहाँ से पता चलता है Q जो है वो बड़ा है, P से रिएक्टिव है ज़्यादा इस वजह से, और Q जो है ज़्यादा रिएक्टिव है S से। तो Q यहाँ पर P और S दोनों से रिएक्टिव है। यहाँ पर हिंदी में भी यही दे रखा है, उनके लवणीय वैल्यू से विस्थापित कर देता है P और S को कौन, Q। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बताया, ये जो P है वो डिस्प्लेस कर देता है S और R को फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन। मतलब P जो है वो बड़ा है, ज़्यादा रिएक्टिव है S से, और P जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है R से, क्योंकि वो इन दोनों को, S और R को जो अपने सॉल्यूशनों में पड़े हैं, साल्ट सॉल्यूशन में पड़े हैं, उन दोनों को निकाल देता है कौन, P S को भी निकाल देता है और P R को भी निकाल देता है। इसका मतलब P S से ज़्यादा रिएक्टिव है और P R से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। लास्ट में क्या बोला, S डिस्प्लेज ओनली R फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये जो S है वो सिर्फ R को डिस्प्लेस करता है, मतलब S जो है ज़्यादा रिएक्टिव है R से। ठीक है, केवल R को S उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है, केवल S को। तो यहाँ से अब हम बहुत इजीली बना सकते हैं Q जो है वो P से, Q जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्योंकि ये P से भी ज़्यादा बड़ा है और S से भी ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर हमको ये भी पता चल गया P जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है S से, तो P ज़्यादा रिएक्टिव है S से, और हमको पता है जो S ज़्यादा रिएक्टिव है R से। ये हमने सारा बना लिया, तो Q P S R ये हमारा पूरा बन गया। तो यहाँ से हम देखेंगे सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव जो है वो आपका P हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा Q था, उसके बाद हमारा P ज़्यादा रिएक्टिव था, फिर S था, और सबसे कम रिएक्टिव R है, क्योंकि लास्ट में हमें दिख रहा है S जो है वो डिस्प्लेस कर देता है केवल R को। तो R डिस्प्लेस हो पा रहा है S से, तो S ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर सेकंड पूछ रहा था, तो आंसर हमारा P हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन था। अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कट फ्रॉम द सेम स्फेरिकल ग्लास बॉल, बट द अपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर इज मोर देन द अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर फोकल लेंथ। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण एक ही गोलीय कांच की गेंद से काटे जाते हैं, लेकिन अवतल दर्पण का जो द्वारक है वो उत्तल दर्पण के द्वारक से अधिक है। उनकी फोकस दूरी के विषय में आप क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये अपर्चर से कोई मतलब नहीं रहेगा। बेसिकली अगर स्फेरिकल ग्लास से ये काटे जा रहे हैं, तो देखिए फोकस दूरी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से आपकी जहाँ पर पॉइंट पर बिंदु बनता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ पर आपका बिंदु इमेज बन रही है वो आपका क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। अब वो बराबर हो जाएगी रेडियस ऑफ आपके किसके, इस जो है स्फेरिकल ग्लास के, जो जिसे हम रेडियस बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वो इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। अब चाहे आप इससे कॉनकेव काटो या कॉन्वेक्स काटो, तो फोकल लेंथ पर यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला। बोथ हैव द सेम फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यही होगी फोकस दूरी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ये यहाँ पर जो फोकस पॉइंट बनेगा। तो ये जो फोकस दूरी है वो आपकी सेम ही रहनी है, चाहे आपका कॉनकेव हो चाहे आपका कॉन्वेक्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका एग्जाम में बना। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन गैसेस। जो ध्वनि होती हैं, तरंगे जो होती हैं, वो गैस में ज़्यादा द्रुतगामी होती हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये जो सॉलिड वेव्स होती हैं ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, फास्ट ट्रेवल करती हैं। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर हो गया गलत। ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज
15,000। 15,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की जो फ्रीक्वेंसी है वो मानव जो है वो सुन सकता है। क्यों सुन सकता है? क्यों? क्योंकि जो मानव होता है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है उसको हियर कर सकता है। तो 15,000 को वो हियर कर लेगा। और यहाँ पर सही कथन ही पूछ रहा था, तो सेकंड ही यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। साउंड वेव कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड। साउंड जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको परावर्तित नहीं हो सकती, वो परावर्तित हो सकती हैं। लाउडनेस जो होती है वो फ्रीक्वेंसी नहीं एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, तो ये वाला भी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मून। चंद्रमा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमको बताना है। रेनबो कैन नॉट बी सी ऑन द मून, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा पर इंद्रधनुष जो है वो नहीं देखा जा सकता, ठीक है, फिर क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना, तो इंद्रधनुष जो है वहाँ पर बन ही नहीं पाएगा। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस ऑन द मून एज कम्पेयर टू दैट ऑन द अर्थ, ये बात भी सही है, ठीक है। और हमको तो गलत बताना है, तो पहला और दूसरा तो आंसर होगा नहीं। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न होता है। देखिए वेट में फ़र्क आता है, दो चीज़ें होती हैं, वेट और मास। देखिए जो वेट होता है ना वो बदलता है, क्यों? वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम करता है। पृथ्वी पर ग्रेविटी ज़्यादा है और मून पर ग्रेविटी पृथ्वी का 1/6 है। अगर मेरा वेट यहाँ 60 kg है तो वहाँ 1/6 होगा, 60 का मतलब वहाँ पर 10 kg होगा। तो वेट परिवर्तित होगा, वो बदलता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मास होता है ना वो कभी नहीं बदलता, याद रखेंगे। जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कभी नहीं बदलता, भार बदलता है। द्रव्यमान क्या होता है? बॉडी का स्ट्रक्चर। मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर चाहे मैं अर्थ पे हूँ चाहे मैं मून पे हूँ, वो हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरी फ्लैट बॉडी है तो वो राउंड हो जाएगी, नहीं। तो मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो मास है वो नहीं बदलेगा, लेकिन जो वेट होता है वो बदल जाता है। तो ये बात यहाँ पर सही है। फुल मून डे मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ, यही बात यहाँ पर गलत है। सन और मून जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और अर्थ जो है वो बीच में होती है, तो यही पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, नहीं, चंद्रमा नहीं आता, पृथ्वी आ जाती है। और जो चंद्रमा है और सूरज है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। फिर यहाँ पर द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द मून इज़ ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल इसी की वजह से हमें मून की हमेशा एक ही फेस जो है वो दिखाई देता है। चंद्रमा के घूर्ण और परिक्रमण की जो अवधि होती है वो लगभग एक ही होती है। तो गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। असर्शन अभिकथन दिया है, वाटर कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बिल्कुल गलत बात है। किसी विद्युत सर्किट के लघु पतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है, नहीं। जल तो क्या करेगा, आप पानी डालेंगे तो उसको फायर एक्सटिंग्विश में वो काम नहीं करती। ऑक्सीजन वहाँ पर और ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब उसकी रिएक्टिविटी में वो काम करेगा, बढ़ावा देगा, और जो है वो वहाँ पर और भी ज़्यादा जो शॉर्ट सर्किट वगैरह है उसमें और भी ज़्यादा आग जो है वो भड़क जाएगी। आपने देखा होगा पानी डालने की सलाह जो है वो नहीं दी जाती, ठीक है। कॉन्टैक्ट को, संपर्क को तोड़ना है और पानी जो है वो संपर्क को जोड़ देगा। तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी, ठीक है, कि शॉर्ट सर्किट और अप्लायंसेज में हम जो है पानी का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तो हमारा गलत होने वाला है। वाटर लोअर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल, बिल्कुल ये जो पानी होता है किसी भी ज्वलनशील सामग्री के जो ज्वलन ताप है उसको कम कर देता है। जैसे पेपर है, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी जल जाता है, ठीक है। अब मैंने उस पर अगर पानी डाल दिया तो उसको जलने में दिक्कत होगी। तो पानी जो है इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है एक बर्निंग मटेरियल की, ये बात सही है। असर्शन यहाँ पर गलत है, लेकिन जो कथन है वो यहाँ पर सही है। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, मीन्स ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है, कौन सा कथन ट्रू है, ये हमको बताना है। S1 बताया है कि जो सॉइल हाई पर्कुलेशन रेट होता है उनमें लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जो उच्च अंतस्त्रावण दर की मृदा की निम्न जल धारण क्षमता होती है, बिल्कुल ये बात सही है। जैसे सैंड होती है उसका पर्कुलेशन रेट बहुत हाई होता है। आप कहेंगे अब हाई पर्कुलेशन रेट क्या होता है? पानी निकालने की क्षमता, वो अपने अंदर से पानी को बहुत जल्दी से निकाल देता है। जैसे
रेत में पानी डालेंगे तो पानी निकल जाएगा। तो उनका पर्कुलेशन रेट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो होती है, पानी को रोक कर रखने की क्षमता उनकी कम हो जाती है इस वजह से। तो सैंड बिल्कुल सही है इसका उदाहरण, और S1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। फिर क्या कह रहा है S2 के बारे में, क्या बोल रहा है, एक सॉइल जिसका हाई पर्कुलेशन रेट होता है उसमें लो एरिएशन होता है। ये बात यहाँ पर गलत है। उच्च अंतस्रवण दर की मृदा का निम्न वातन होता है। लो एरिएशन मतलब जो सॉइल में छिद्र होते हैं जिससे वो एयर और जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस है, पानी जो है वो प्लांटों की रूट तक जाता है, तो उनमें क्या होते हैं, सॉइल में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो जो हाई पर्कुलेशन रेट है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो इट मीन्स उनमें जो छेद हैं बहुत ज़्यादा है, तभी तो पानी एकदम से निकल जा रहा है उनमें से। तो उनमें लो एरिएशन नहीं होता, उनमें हाई एरिएशन होता है। तो ये बात यहाँ पर गलत है, लेकिन S1 में जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है। तो S1 इज़ ट्रू एंड S2 इज़ फॉल्स, यहाँ पर जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड्स अकर इन पेयर इन ह्यूमन बीइंग। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां मानवों में युग्मों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है एड्रेनल, ये हमारी दोनों किडनियों पर होती है। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है, हम खुशी हो रही है जल्दी जल्दी, तो वो हमारे जो ग्लैंड हैं, जो उनसे हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये होते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर। तो ये पेयर में होते हैं। जब एड्रिनल पेयर में होगा, और किसी ऑप्शन में ऐसा दे नहीं रखा। पैनक्रियास तो आपको पता ही है सिंगल होती है, तो ऑप्शन बाहर। ऐसे पिट्यूटरी भी एक ही होता है। लेकिन जो थायराइड होता है ये भी आपका पेयर में ही होता है। गले में आप देखेंगे इस तरह से बना होता है बीच में, ठीक है। तो ये भी आपका पेयर में होता है। बाकी ओवरीज और टेस्टीज, ओवरीज जो फीमेल में होती हैं, टेस्टीज जो मेल में होते हैं, ये भी पेयर्स में होती हैं। लेकिन पैनक्रियास दे रखा है तो इसलिए ऑप्शन बाहर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अधिवक और अफ्टू ग्रंथि जो है वो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर से रिपीट करके क्वेश्चन है। पीपल यूजली पुट a round piece of cloth on their head before putting a heavy load. This is helpful because लोग जो है प्राय कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं। इससे मदद होती है क्योंकि देखिए, सिर पर रखने से पहले आपने देखा हो गोल गोल राउंड जो होता है वो कूली बना लेते हैं। कूली जो होते हैं कपड़ा सामान उठाने वाले, और फिर उसको अपने सिर पर रखते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, वो एरिया को बढ़ा लेते हैं, वो क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब उन्होंने क्या करा, कूली ने अपने ऊपर इस तरह से राउंड कपड़ा लपेटने से अपने सिर के क्षेत्रफल, अपने सिर का जो एरिया है वो बढ़ा लिया है। अब एरिया बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और एरिया अगर घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। और हम ये एरिया कहाँ घटाते हैं, जो नाइफ होता है, नाइफ देखा होगा उसके जो शार्पनेस होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, मतलब बहुत ही पतला होता है, स्लीक होता है। तो मतलब वहाँ पर जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो कम कर दिया गया। क्यों, ताकि प्रेशर ज़्यादा हो जाए। लेकिन यहाँ पर एरिया बढ़ा दिया गया ताकि प्रेशर कम हो जाए। तो प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कांटेक्ट। संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने पर क्या होता है, दाब जो है वो आपका घटता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर सीधा सीधा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन एग्जाम में बना, जो हम 6 to 8 में नहीं पढ़ते हैं। कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन अगर इस तरह के आते हैं तो आप या तो उनको स्किप कर दीजिएगा, या फिर निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपको लगता है तुक्का लगाना चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। एक्स इज चार्ज बाय वाई। एक्स जो है वो चार्ज होता है किससे, वाई द्वारा। वाई जो है वो एक्स को चार्ज कर देता है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई ना कोई चार्ज आ जाता है वाई की वजह से, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट एक्स ऑब्टेन चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ वाई। अगर एक्स जो है अगर वाई जो है अगर वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन करता है तो एक्स उसका अपोजिट मतलब निगेटिव चार्ज जो है वो ऑब्टेन करेगा। अगर ये निगेटिव करता है तो एक्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन करेगा, ये भी बता दिया। द चार्जिंग प्रोसेस कुड हैव बीन। तो हमें बताना है कि आवेश का प्रक्रम जो है वो यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, कंडक्शन, मैं आपको बता देती हूँ, कंडक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा। सपोज जैसे कोई एक्स है, वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और एक चार्ज ऑब्जेक्ट होगा वाई।
जिस पर चार्ज है प्लस चार्ज, सपोज उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है। जब ये इसके पास लाया जाता है, ठीक है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास, तो क्या करता है ये अपना चार्ज जो है इसके साथ, इस पर भी क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अनचार्ज पर भी पॉजिटिव चार्ज ही आ जाएगा। तो ये दोनों सेम चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, वो होता है आपका कंडक्शन। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ये दोनों अपोजिट चार्ज एक्वायर कर रहे हैं, तो मतलब कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन नहीं होगा तो ये ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन बाहर और ये ऑप्शन बाहर, मतलब ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कंडक्शन क्या है, आपका चालन क्या है चार्ज के टर्म में। जब एक अनचार्ज बॉडी है, दूसरी चार्ज बॉडी है, जब वो उसके कांटेक्ट में आती है तो चार्ज बॉडी जो अनचार्ज बॉडी है उस पर भी वही चार्ज कर देती है जो ऑलरेडी उस पर था चार्ज बॉडी पर। फिर अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं, घर्षण क्या होता है, जब दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं, जैसे हैंड को रब करा, तो वो दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी, और उन दोनों पर अपोजिट चार्ज जो है आ जाती हैं, तो वो आपका फ्रिक्शन है। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में भी क्या होता है, एक बॉडी अनचार्ज होती है और एक बॉडी चार्ज होती है, ठीक है, और वो दूसरी बॉडी को चार्ज कर देती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, वो क्या होता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे पर आ जाता है। वो इंडक्शन में क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को इससे टच नहीं करेंगे बल्कि इसके कांटेक्ट में, थोड़ा पास कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे क्या होता है ये दोनों बॉडी क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, और इन पर भी अपोजिट चार्ज हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडक्शन और फ्रिक्शन के केस में हमें अपोजिट चार्ज और कंडक्शन के केस में हमें सेम चार्ज देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।